बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ऑनडाइन। कहानी की शुरुआत में हमें एक फिशरमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम सायराकूज है, लेकिन उसका नाम प्रोनाउंस करना कठिन है, इसीलिए सब उसे सर्कस कहते हैं। सर्कस की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता। वो हर रोज मछलियां पकड़ने के लिए आता है, लेकिन उसके जाल में मछलियां नहीं फंसती। पर आज उसका जाल बहुत भारी होता है। जैसे वो जाल को ऊपर खींचता है तो देखता है कि उसमें मछलियां नहीं बल्कि एक लड़की है। वो जल्दी से लड़की को अपनी बोट पर ले आता है। वो देखता है कि लड़की की सांसें चल रही है, यानी कि वो जिंदा है। वो होश में भी आ जाती है। सर्कस कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। वो लड़की साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जिद करोगे तो मैं पानी में कूद जाऊंगी। मुझे किसी ऐसी जगह ले चलो जहां पर मुझे कोई ना देख सके। सर्कस उसे अपनी मॉम के घर ले जाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। सर्कस कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो। वो उसे अपना खाना देकर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ के घर आता है। दरअसल उसका डिवोर्स हो चुका है। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम एनी है। एनी की किडनी खराब है, इसीलिए उसे डायलिसिस के ट्रीटमेंट पर रहना पड़ता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में बहुत कमजोरी है। वो चल भी नहीं पाती। सर्कस उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहां पर उसका डायलिसिस होता है। डायलिसिस के दौरान एनी अपने पिता सर्कस से कहती है कि आप मुझे एक कहानी सुनाओ। वो कहता है कि एक मछुआरा था जिसके जाल में एक दिन एक बहुत खूबसूरत लड़की फंस जाती है। उसकी बेटी कहती है क्या वो एक जलपरी थी। दरअसल उसने जलपरी की कहानी को किताब में पढ़ा है, जिसमें लिखा होता है कि अगर एक बार जलपरी जमीन पर आ जाए तो वो 7 सालों तक जमीन पर रह सकती है। पर सर्कस उसे कहानी नहीं बल्कि उसके साथ आज जो हुआ था वो सारी बातें बता रहा था, इसीलिए उसकी कहानी अधूरी होती है, जो एनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। डायलिसिस होने के बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, पर इन दोनों को वापस पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है, जिस वजह से सर्कस की जो एक्स वाइफ है जिससे उसका डिवोर्स हो चुका है वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे अल्कोहल की आदत है और वो कभी सर्कस से अच्छे से बात नहीं करती। अगले दिन सर्कस एक बार फिर से अपनी मॉम के घर जाता है जहां पर वही लड़की है। सर्कस कहता है कि मुझे लगा था कि वो मेरा एक सपना है, लेकिन तुम एक हकीकत हो। अब मुझे मछलियां पकड़ने के लिए जाना होगा। वो लड़की कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। सर्कस कहता है कि समंदर में और भी नाव होती है, वहां पर दूसरे लोग भी होंगे जो तुम्हें देख लेंगे। वो लड़की कहती है कि मैं उनसे छुप जाऊंगी। सर्कस कहता है कि किसी लड़की को अपनी बोट में फिशिंग करने के लिए ले जाना अपशगुन माना जाता है। वो लड़की कहती है इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम बहुत लकी हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। सर्कस की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। उसके जाल में तो मछलियां तक नहीं फंसती, इसीलिए वो उस लड़की को अपनी बोट पर ले जाता है। यहाँ पर सर्कस उससे उसका नाम पूछता है। दरअसल वो अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही होती है, पर आज वो कहती है कि तुम मुझे ऑनडीन कहकर बुला सकते हो। और इसके बाद वो गाना गाना शुरू कर देती है, और उसके गाना गाने के बाद सर्कस के जाल में बहुत सारी बहुत बेशकीमती मछलियां फंस जाती है, जिससे सर्कस बहुत खुश हो जाता है। वो ऑनडीन से कहता है कि इन्हें बेचने के लिए तुम मेरे साथ चल सकती हो। इसका जो भी फायदा होगा मैं उसका एक परसेंटेज तुम्हें दूंगा। तुम हर रोज मेरे साथ आ सकती हो। ऑनडीन कहती है कि नहीं, मुझे किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता सिवाय तुम्हारे। दरअसल ऑनडीन को पता है कि सर्कस एक अच्छा इंसान है। इसके बाद सर्कस मार्केट जाता है जहां पर वो मछलियों को बेचकर पैसे कमाता है, और अब वो ऑनडीन के लिए कपड़े खरीदता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी एनी से मिलने के लिए जाता है, जहां वो अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए उसे बताता है कि जब भी वो लड़की जिसे फिशरमैन ने जाल से पकड़ा था अपने साथ उसे मछली पकड़ने के लिए ले जाता है तो वो गाना गाती है, और उसके गाने की आवाज से बहुत सारी मछलियां फिशरमैन के जाल में फंस जाती है। एनी कहती है कि हाँ ऐसे ही होता है, वो अपने गाने के थ्रू किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, मैंने किताब में पढ़ा है। एनी को पूरा यकीन होता है कि उसके डैड उसे जो भी कहानी सुना रहे हैं वो बिल्कुल सच है। इसके बाद सर्कस अपनी मॉम के घर आता है जहां पर वो ऑनडीन को कपड़े देता है। जिस तरह से सर्कस उसकी केयर करता है ऑनडीन को बहुत अच्छा लगता है। वो ऑनडीन से पूछता है कि तुम यहाँ पर कितने दिन तक रहोगी। ऑनडीन कहती है मैं कब तक रह सकती हूँ। सर्कस कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर यहीं पर रहो, जो सुनकर ऑनडीन को बहुत अच्छा लगता है। सर्कस अब चर्च जाता है जहाँ पर फादर के सामने वो कन्फेस करता है। वो उन्हें ऑनडीन के बारे में सब कुछ बताता है, साथ ही ये भी कि आज वो उसके लिए कपड़े खरीदने के लिए गया था, लेकिन अंडर गारमेंट्स खरीदने में उसे शर्म आ रही थी, इसीलिए स्टोर से उसने अंडर गारमेंट्स को चुरा लिया था। वो ये भी कहता है कि पिछले 2 सालों से मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया।
2 साल पहले तक वो बहुत ज्यादा शराब पिया करता था, लेकिन अब उसने शराब पीना छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ हमें ऑन्डीन को दिखाया जाता है जो पानी में नहा रही होती है। तभी वहां पर सर्कस की बेटी एनी आ जाती है। उसे पूरा यकीन था कि उसके डैड उसे जो कहानी सुनाते हैं वो सच है। वो उसे देखकर पहचान जाती है कि ये वही लड़की है। वो ऑन्डीन से पूछती है, क्या तुम सच में एक जल परी हो? क्या तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स हैं? क्या तुम मेरी बीमारी को ठीक कर सकती हो? वो उसके हाथों को बहुत ध्यान से देख रही होती है। साथ ही वो उससे पूछती है, क्या तुमने अपने सूट को छुपा दिया है? क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा है अगर जलपरी अपने सूट को कहीं छुपा दे तो वो 7 सालों तक जमीन पर रह सकती है। ऑन्डीन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, बस वो उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। वहीं हमें इस टाउन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो यहाँ पर ऑन्डीन को ढूंढने के लिए आया है, पर उसे नहीं पता कि ऑन्डीन कहाँ पर है। सर्कस को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ऑन्डीन एक जलपरी हो। अगले दिन एक बार फिर से वो ऑन्डीन को अपने साथ मछलियां पकड़ने के लिए अपनी बोट पर लेकर जाता है। ऑन्डीन एक बार फिर से उसी गाने को गाती है और आज एक बार फिर से उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंस जाती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर सी कोस्ट गार्ड भी होते हैं जो उसकी बोट पर चेकिंग करने के लिए आते हैं। हालांकि ऑन्डीन उन्हें देखकर छुप गई होती है क्योंकि वो किसी भी दूसरे इंसान के सामने नहीं जाना चाहती, लेकिन सी कोस्ट गार्ड उसे देख लेते हैं और अब वो सर्कस से पूछते हैं कि ये कौन है। वो कहता है कि ये मेरी लवर है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बात वो ऑन्डीन से पूछते हैं। ऑन्डीन कहती है कि हाँ, सर्कस जो कह रहा है वो सच है। इसके बाद वो सी कोस्ट गार्ड वहां से चले जाते हैं और अब सर्कस ऑन्डीन से कहता है कि तुम्हारे छुपने का कोई फायदा नहीं है, ये बहुत छोटा सा टाउन है, ये सबको बता देंगे कि मेरी बोट पर एक लड़की थी। इसके बाद ये दोनों के दोनों सिटी में जाते हैं जहां हर कोई ऑन्डीन को देख रहा होता है क्योंकि वो बहुत सुंदर है, जिस बात का एहसास ऑन्डीन को नहीं था। सर्कस कहता है कि तुम सच में बहुत सुंदर हो, जो बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ये दोनों एनी से भी मिलते हैं। एनी कहती है कि पहले मैं ऑन्डीन से मिल चुकी हूँ और अब ऑन्डीन और एनी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऑन्डीन एनी से कहती है कि तुम स्विमिंग क्यों नहीं करती? ऑन्डीन को एनी बताती है कि मुझे पानी से डर लगता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ पानी में जाऊंगी तो शायद मुझे डर ना लगे। जिसके बाद उसे पानी में ले जाकर स्विमिंग सिखाती है और तभी ऑन्डीन के पैर से कुछ टकराता है। वो नीचे जाकर देखती है जहां पर एक जाल होता है। ऐसा लगता है कि ऑन्डीन को इसी की तलाश थी। एनी को लगता है कि ये उसकी वही ड्रेस है जिसे छुपाने के बाद वो 7 सालों तक जमीन पर रह सकती है। दरअसल एनी को पूरा यकीन होता है कि ऑन्डीन एक जलपरी है। वो कहती है कि तुम इसे जमीन में कहीं दफना दो, इसके बाद तुम 7 सालों तक यहाँ पर रह सकती हो। ये दोनों के दोनों जमीन में गड्ढा करके उस जाल को दफना देते हैं। ऑन्डीन कहती है कि इस बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। और अब शहर में एक कंपटीशन होता है जिसे देखने के लिए ऑन्डीन जाती है। वहां पर वो अनजान आदमी भी होता है जो यहाँ पर ऑन्डीन को ढूंढ रहा है। दरअसल ये उसका हस्बैंड है। वहीं हमें एनी को दिखाया जाता है जिसे पूरा यकीन है कि ऑन्डीन उसे ठीक कर सकती है, वो उसे बचा सकती है। इसीलिए जानबूझकर उसकी शक्तियों को टेस्ट करने के लिए वो बोट से पानी में कूद जाती है। ऑन्डीन भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। वो उसे बचाकर ऊपर ले आती है। सर्कस ने सब कुछ देख लिया होता है और अब सर्कस जब उसे अपनी एक्स वाइफ के घर पर छोड़ने जाता है तो वो उसे बहुत उल्टा सीधा कहती है। इसके बाद वो ऑन्डीन के साथ वापस अपनी मॉम के घर पर आ जाता है। ऑन्डीन उससे पूछती है कि सब तुम्हें सर्कस क्यों कहते हैं जबकि तुम्हारा नाम सर्कस नहीं है। वो बताता है एक तो मेरा नाम लेना बहुत मुश्किल है, दूसरा 2 साल पहले तक मैं एक सर्कस में काम किया करता था। मुझे शराब पीने की आदत थी, मेरी वाइफ भी शराब पिया करती थी। एक दिन मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। मेरी वाइफ होश में नहीं थी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और मैं भी नशे में था। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा ताकि मैं अपनी बेटी का टेक केयर कर पाऊं। लेकिन मेरी बेटी की कस्टडी मुझे कभी नहीं मिली क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सिर्फ एक फिशरमैन हूँ। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ऑन्डीन उसके पास आ जाती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दरअसल अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऑन्डीन का हस्बैंड जो उसे पूरे शहर में ढूंढ रहा होता है, एक दिन वो सर्कस के पास पहुंच जाता है। वो सर्कस से ऑन्डीन के बारे में पूछता है पर वो उसे ऑन्डीन का पता नहीं बताता, पर किसी तरह से वो उसकी मॉम के घर पहुंच जाता है। ऑन्डीन जब अपने हस्बैंड को वहां पर देखती है तो वो पीछे के रास्ते वहां से भाग जाती है। कुछ देर के बाद सर्कस वहां पर आता है। वो देखता है कि ऑन्डीन घर पर नहीं है। वो उसे चारों तरफ ढूंढता है लेकिन ऑन्डीन उसे कहीं नहीं दिखती, जिसके बाद
बाद वो नदी के किनारे जाता है जहाँ पर ऑन्डीन बैठी हुई होती है। ऑन्डीन उसे कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ चुका है, काश मैं हमेशा यहाँ तुम्हारे पास रह सकती, काश मैं तुम्हारी बेटी की बीमारी को ठीक कर सकती। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर रहो। दूसरी तरफ ऑन्डीन के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। गुस्से में वो ड्राइव कर रहा होता है और उसकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है। कार सर्कस की एक्स वाइफ और उसके हस्बैंड की होती है, उनके साथ एनी भी होती है। दरअसल सर्कस की वाइफ ने और उसकी वाइफ के नए हस्बैंड ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। एक्सीडेंट में सर्कस की एक्स वाइफ के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, जबकि ऑन्डीन का हस्बैंड और सर्कस की वाइफ बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहां पर सर्कस और ऑन्डीन भी पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी एक्स वाइफ का जो हस्बैंड था उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो एक डोनर था और उसकी किडनी तुम्हारी बेटी से मैच करती है। हम ऑपरेशन करके उसकी किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वहीं हमें ऑन्डीन के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो ऑन्डीन के पास जाता और कहता है कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, हम इस जगह से बिलोंग नहीं करते। पर ऑन्डीन मना कर देती है। वो कहती है कि अब मैं यहीं पर रहूंगी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहां पर सर्कस की एक्स वाइफ अपने हस्बैंड की राख को पानी में बहा रही होती है। वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड की मौत से पूरी तरह से टूट चुकी हूँ, उसकी मृत्यु का कारण मैं हूँ क्योंकि मैं शराब पी गाड़ी चला रही थी, मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तुम एनी को अपने पास रख सकते हो, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि तुम ऑन्डीन से दूर रहोगे। अगर तुमने ऑन्डीन को अपने साथ रखा तो मैं अपनी बेटी को वापस ले जाऊंगी। सर्कस को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि वो ऑन्डीन से बहुत प्यार करता है, साथ ही वो अपनी बेटी की केयर भी करना चाहता है। इसके बाद उसकी एक्स वाइफ उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है। सर्कस मना नहीं कर पाता। आज 2 सालों के बाद उसने ड्रिंक की है। ड्रिंक करने के बाद वो अपनी मॉम के घर जाता है जहां पर ऑन्डीन है। वो ऑन्डीन से कहता है कि तुम्हें अब जाना होगा, तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करती, और वो उसे जबरदस्ती एक आइलैंड पर ले जाता है। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता। ऐसा करते हुए उसे बहुत दुख हो रहा होता है, लेकिन शायद अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो ऑन्डीन को उस आइलैंड पर छोड़कर आ जाता है। रात वो एक पेड़ पर ही सो जाता है। सुबह वहां से प्रीस्ट गुजर रहा होता है जो सर्कस को देख लेता है। सर्कस के बारे में उसे सब कुछ पता है क्योंकि सब कुछ सर्कस उसके आगे कन्फेस करता है। वो सर्कस से कहता है कि दुखी रहना बहुत आसान है, खुश रहने के लिए फाइट करनी पड़ती है, और अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी में फाइट करनी होगी। और इस वक्त सर्कस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अगली सुबह जब उसकी बेटी टीवी देख रही होती है, तभी टीवी पर एक सिंगर आता है जो गाना गाता है, और ये वही गाना होता है जो ऑन्डीन गाया करती थी। जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि ऑन्डीन एक आम लड़की है, उसके अंदर कोई पावर नहीं है, ना ही वो जल परी है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसे लेने के लिए उसी आइलैंड पर जाता है, लेकिन ऑन्डीन उसे कहीं नहीं दिखती। दरअसल वो तैरकर एक दूसरे आइलैंड पर चली गई थी जहां पर उसे ऑन्डीन मिल जाती है। ऑन्डीन की हालत खराब होती है। सर्कस उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई। ऑन्डीन बताती है कि मैं रोमानिया से हूँ। हालांकि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरा जो हस्बैंड है मुझे एक स्लेव की तरह ट्रीट करता है। वो नशे की चीजों को सप्लाई करने का काम करता है, जिसमें उसने मुझे भी इन्वॉल्व किया था। और एक दिन जब हम समंदर के रास्ते डिलीवरी देने के लिए जा रहे थे, भी हमें सी कोस्ट पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। जिसके बाद मेरे हस्बैंड ने उन नशीली चीजों को मुझे देकर मुझे पानी में उतार दिया। मैं लगातार स्विम करती रही, लेकिन कुछ ही देर बाद मैं बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आया तो मैं तुम्हारे सामने थी क्योंकि मैं तुम्हारे जाल में फंस गई थी। तुमने मुझे अपनी बोट में खींच लिया था। सर्कस को ऑन्डीन के लिए बहुत बुरा लगता है। वो तय कर लेता है कि अब वो हमेशा ऑन्डीन के साथ ही रहेगा। वो उसे अपने घर ले आता है, पर वहां पर पहले से ऑन्डीन का हस्बैंड होता है जिसके साथ एक आदमी भी है। और अब वो ऑन्डीन से कहता है कि मुझे मेरा वो बैग चाहिए जो तुम अपने साथ लेकर चली गई थी, जिसमें मेरे नशीले पदार्थ हैं। वो कहती ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें हम सबको छोड़ना होगा। दरअसल ऑन्डीन को पानी के अंदर जो जाल मिला था उसके अंदर वही बैग था जिसे एनी के साथ मिलकर उसने जमीन में दफना दिया था। पर जब ये उस जगह जाते हैं,
और ज़मीन को खोदते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, क्योंकि एनी ने उसे वहाँ से कहीं और छुपा दिया है। एनी को अब भी ये लगता है कि वो उसका सूट है। अगर वो ऑन्डीन को वापस मिल गया तो वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। पर वो एनी को बहुत समझाते हैं, जिसके बाद एनी बता देती है कि मैंने शिप के पास पानी के अंदर उसे छुपा कर रखा है। ये सब के सब शिप पर जाते हैं और अब ये उस बैग को रस्सी से खींच रहे होते हैं। ऑन्डीन को पता है कि उसका हस्बैंड एक क्रिमिनल है, वो किसी भी कीमत पर इन्हें नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जानबूझकर वो रस्सी को खींचकर अपने हस्बैंड को पानी में गिरा देती है। उसे तैरना नहीं आता, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब ऑन्डीन को यहाँ की पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि वो इस देश की नहीं है। यहाँ की पुलिस अब उसे उसके देश वापस भेजने की तैयारी कर रही होती है। सर्कस ऐसा नहीं चाहता और तभी सर्कस के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर वो ऑन्डीन से शादी कर ले तो वो यहाँ की नागरिक बन जाएगी, जिसके बाद कोई उसे इस देश से नहीं निकाल सकता। वो ऐसा ही करता है, वो ऑन्डीन से शादी कर लेता है और अब ऑन्डीन यहीं पर रह सकती है। ऑन्डीन, एनी और सर्कस बहुत खुश हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।